हेलो एवरीवन, टुडेज जीके के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरू करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कभी कभी समाचारों में दिखने वाली समुद्रयान परियोजना क्या है। ए, भारतीय नौसेना द्वारा किया गया अनुसंधान अभियान। बी, भारतीय तटरक्षक के लिए नई पोत विकास परियोजना। सी, समुद्री पर्यटन के विकास के लिए एक परियोजना। या फिर डी, गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए एक परियोजना। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए एक परियोजना। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने राज्यसभा में समुद्रयान परियोजना के बारे में जानकारी साझा की। समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज के लिए शुरू की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका लक्ष्य 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक वाहन से समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। आपको बता दें कि मत्स्य 6000 का विकास चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। प्रसाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और 2, इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने राज्यसभा में प्रसाद योजना के बारे में जानकारी साझा की। प्रसाद भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था, इसलिए कथन 2 सही है। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद कर दिया गया। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना की समीक्षा करता है। और 2, इसका उद्देश्य भारत में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुगम बनाना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG ने अपने 46वें सत्र में 4 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की जांच की और सिफारिश की। गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान प्रमुख रूप से भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत सरकार के कई मंत्रालयों को एक मंच पर लाया गया है। इनमें रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, बिजली, नौवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसकी प्रगति की समीक्षा करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों और शिपिंग केंद्रों सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम बनाना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस वर्ष की थीम सभी के लिए स्वास्थ्य रही। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में दुनिया भर में 75वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस वर्ष की थीम सभी के लिए स्वास्थ्य रही, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना को चिन्हित करता है। गौरतलब है कि 1948 में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए WHO की स्थापना की गई थी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला सवाल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट, या फिर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाटा ट्रस्ट। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट ने जारी की है, इसलिए विकल्प सी सही है। पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक ने 18 राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें तमिलनाडु ने दूसरा, तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे 18वें स्थान पर रहा। ये रिपोर्ट विभिन्न संकेतकों के आधार पर राज्यों के पुलिस बलों की रैंकिंग करती है, जैसे स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियां, महिलाओं का प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय आदि। अगला सवाल, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली सप्तऋषि प्राथमिकताएं क्या हैं? ए, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 मार्गदर्शक प्राथमिकताएं। बी, 7 हिंदू पवित्र तीर्थ स्थल। सी, उर्सा मेजर नक्षत्र, या फिर डी, RBI की 7 आर्थिक प्राथमिकताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 मार्गदर्शक प्राथमिकताएं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अमृतकाल में पहला बजट 7 प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है।
जो एक दूसरे के पूरक है और सप्तऋषि के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। ये सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वो विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, उसे अपनी सहमति नहीं दे सकता है, उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर की गई टिप्पणी पर तनाव की स्थिति देखी गई। आपको बता दें कि जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या वो उसे अपनी सहमति नहीं दे सकता है, या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, या पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को विधेयक लौटा सकता है। हालांकि यदि विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित हो जाता है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी परिकल्पना जुलाई 1944 में की गई थी। दूसरा कथन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति जारी करता है जिसे विशेष आहरण अधिकार के रूप में जाना जाता है। और कथन 3, इसकी वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख ने कहा कि इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के 3% से कम बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है। ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। इसकी कल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति जारी करता है जिसे विशेष आहरण अधिकार या SDR के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके सदस्य स्वेच्छा से आपस में मुद्राओं के लिए SDR का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाता है। अगला सवाल, जैव विविधता सम्मेलन या CBD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। और 2, इसका सचिवालय ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। जैव विविधता सम्मेलन या CBD जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, इसलिए कथन 1 सही है। ये संधि 193 से लागू है और अब तक 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। ये सदस्य देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। इसका सचिवालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया था। अगला सवाल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान? जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बताते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। 1985 में वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को शामिल करके इसका विस्तार किया गया और इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में स्थित है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। काबिनी जलाशय बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार यानी NSA किस मंत्रालय या संस्थान या विभाग से जुड़ा है? नीति आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार यानी NSA के लिए आवेदन शुरू हुए। आपको बता दें कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार लॉन्च किया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस पुरस्कार का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्कृष्ट स्टार्टअप को पुरस्कृत करना है। अब तक इस पुरस्कार के 3 संस्करणों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बताते चलें कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का।
हाल ही में किस देश के संदर्भ में ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स हेलीकॉप्टर का उल्लेख किया गया? ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।